मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं आप सभी जानते हैं। खास तौर से राम मंदिर का जो अयोध्या में इफ्तिताह होने जा रहा है, उस वजह से जो सरगर्मियां चल रही है, जिस तरह से हाइपर हुपोला हो रहा है इस हवाले से, इस तकरीब के हवाले से, इस सेरेमनी के हवाले से, और जिस तरह के जुडिशरी जिस तरह से काम कर रही है, हमारी अदलिया काम कर रही है, क्योंकि जमहूरियत का बका, सर्वाइवल का सवाल जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर होता है। लेकिन जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, जो जिस तरह के हालात वाक़या सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि हमारी जमहूरियत को बड़ा ख़तरा है। और जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के मामले में, यानी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुकदमे के सिलसिले में जो फैसला आया था, उसके जो वकील थे मुस्लिम फरीक की तरफ से राजू धवन साहब थे, जो मुल्क के एक डिस्टिंग्विश नुमाया नामवर वकील हैं, गिने चुने वकीलों में उनका शुमार होता है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है। तो आइए हम उनसे जानते हैं, उस वाक़यात को रिविजिट करते हैं, 9 नवंबर 2019 के वाक़यात को। सबसे पहले तो मोहतरम राजू धवन साहब, आपका सालार के प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप एक जाने माने मुल्क के एक बहुत बड़े वकील हैं। आपने बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो है मुस्लिम फरीक की तरफ से लड़ा था, तो हम चाहते हैं कि उस मुकदमे को फिर से रिविजिट किया जाए। देखिए, जहां तक बाबरी मस्जिद वाला निर्णय था, उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली कि जो हिंदू का केस था वो 12 साल बाद दाखिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि लिमिटेशन से हिंदू मेन पिटिशन जो थी उसको खारिज कर देना चाहिए था। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जमीन थी जिस पे इतना झगड़ा हुआ, वो 1500 स्क्वायर यार्ड्स की थी। अब 15 स्क्वायर यार्ड्स में कोई राम मंदिर नहीं बनना है, तो उनके पास जमीन थी, ये लड़ने के लिए जरूरी नहीं था। देखिए, जब गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके एक सीधी लाइन पे डाल दिया। एक साल पहले अब्दुल नजीर साहब ने डिसेंट किया था एक इश्यू पे, पर अब नहीं किया, अब वो गवर्नर बन गए हैं। तो ये बातें जो हैं, ये प्रेशर जजेस पे क्या था कि वो संघ परिवार और गवर्नमेंट को ये केस दे रहे थे एज ए गिफ्ट, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेन पॉइंट्स पे हम लोग जीते, पर ये लिमिटेशन की जो बात है जिसपे पूरा केस मेन हिंदू पिटीशन का खारिज करना था, वो तो पता नहीं कैसे ये फज हो गई। तो आप समझते हैं कि जो जिस तरह का फैसला आया, आपने जिस तरह की बहस की, बहुत ही जोरदार अंदाज में बहस की, जो जब फैसला आया तो आपको बड़ी मायूसी हुई होगी इस हवाले से? भाई, उस समय जो प्रेस हमारे पास आई थी, हमने समझा था ये कि मुस्लिम्स का केस है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जिलानी साहब ने सब इंटरव्यू की। हमने कहा देखिए, अब केस हो गया है, अभी चुप रहते हैं, पर सब जानते हैं कि कोई कोई केस आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाती है, और ये बड़े अफसोस की बात है। तो अब जो फैसला दिया था 5 बेंच ने, उस पर किसी ऑथर का नाम नहीं है। उसके बारे में हमारे जो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, उनका कहना है कि ये कोर्ट का जजमेंट था। ये जो ट्रेडिशन थी, हमेशा की जो ट्रेडिशन है कोर्ट की, ये कोर्ट का जजमेंट था। वो इस तरह की एक दलील दे रहे हैं, मंतिक पेश कर रहे हैं, लॉजिक पेश कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट सर? देखिए, ये बहुत छोटी बात है जी। कभी कभी जज देते हैं, कभी कभी सब देते हैं, पर ज्यादातर इस केस में चंद्रचूड़ साहब का हाथ था। और हमें बड़ा अफसोस है, बड़े
दुख की बात है जी कि चंद्रचूड़ साहब गवर्नमेंट और संघ परिवार की तरफ चले गए। जी जी। तो अब ये जो राम मंदिर के हवाले से जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ही हैज टेकन ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो न्यूट्रल रहेंगे रिलीजन के मामले में, तो ये पूरा जो मंजरनामा है, जो सीनियरों है, जो सामने आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं सर आप एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एज ए जो है कंसर्न सिटीजन? अभी जो इंडिया की स्थिति है वो ये है कि हमारे पास एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप है। जी इलेक्टेड डिक्टेटर्स जो होते हैं जी वो जो मन में आए करते हैं, जी जैसे टर्की में है, जी आजकल इजराइल में है, जी और अगर ट्रंप वापस आए, ट्रंप का होगा। जी इलेक्टेड डिक्टेटरशिप ऐसी है कि वो समझते हैं जो मन में आए कर लें। जी इतना जोर और इतना बाबरी मस्जिद और अयोध्या के टेम्पल को अपनाना जो है, ये बहुत दुखित करता है। इन्होंने जो रिलीजन की बात थी उसमें पॉलिटिक्स डाल दिया। जी। तो सर ये जो है जिस तरह से कवानीन बनाए जा रहे हैं, वो जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, एक तो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898, दूसरा है द इंडियन पिनल कोड 1860 एक्ट, तीसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। तो इनको जिस तरह से बगैर बहस के पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, दोनों ऐवान में पास कर दिया गया है, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, पूरा के तह बाला जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगा पूरा मामला, आप क्या इनको बदलने की जरूरत नहीं थी। जी अगर कोई इसमें सेक्शंस थी जी जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी जी तो वो चेंज कर देती। जी इतना हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट का भी, उसके पहले का भी, जी पुरानी स्टैट्यूट्स पे है। जी अब इन्होंने पहले तो हिंदी का नाम दे दिया जी जब अंग्रेजी इस्तेमाल होती है, जी जी फिर इन्होंने बहुत कठोर चीजें उसमें डाली हैं। जी जी तो ये आइडिया ये है कि वो एंटी कॉलोनियल है, जी ये गलत है। जी क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय किया है, जी जो प्रोविजंस अच्छी नहीं थी जी तो उनपे भी उन्होंने डिसीजन दी है। जी तो ये जरूरी नहीं था। ये दिखाना है कि हम हिंदी नेशनलिज्म में आ गए हैं जी और हम कठोर तरीके से शासन करेंगे। जी जी। तो अब ये दफात के जो है ना, जो नंबरिंग थी, जैसा 302 कत्ल के लिए था, अब वो गालिबन वो चेंज हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, अब वो रिकॉर्ड पूरा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, किस तरह से इसको वो करेंगे? देखिए, ये जरूरी नहीं थी। हाँ ये बातें जो इन्होंने की हैं, जी पूरा उल्टा सीधा करना जी नहीं थी। जी अगर वो चाहते थे कि कुछ प्रोविजंस जी कठोर हो जाएं तो वो डाल देते, जी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखती जी कि ये ठीक है कि नहीं। जी तो ये तो जरूरी नहीं था, ये तो तानाशाही है। जी जी। तो सर ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत की बका, सर्वाइवल के लिए आज़ाद अदलिया का होना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह के फैसले जुडिशरी की तरफ से आ रहे, लोअर जुडिशरी की तरफ से जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, वो चाहे वो रफाल का मामला हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का मामला हो, और भी जितने भी अहम अहम जो इश्यूज पर है जिस तरह से आ रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट की साइड, यानी एसमैन का जो किरदार है, अगर बड़ा सख्त लफ्ज होगा एसमैन का किरदार कहना, लेकिन इस तरह का एक तासुर तो जा रहा है, इंप्रेशन तो जा रहा है सर। देखिए, होता ये है जी कि हमारे कोर्ट्स जो हैं जी उनके पास बहुत अधिकतर काम है, जी सोचने का टाइम नहीं होता। जी जी तो जब कोई महत्वपूर्ण इश्यू उनके सामने आती है जी तो वो झिझक जाते हैं और गवर्नमेंट के तरफ और संघ परिवार के तरफ डिसीजन देते हैं। जी चंद्रचूड़ साहब ने का एक डिसेंट था, जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑन रिलीजन, जी वो भी सही नहीं था। जी बाबरी मस्जिद सही नहीं था। जी जेके की जजमेंट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। जी जी। तो उसकी बुनियाद क्या है सर? आप जेके के जो जजमेंट है देखिए, 370 का जो है, जिस तरह से उस पर बहुत कम लोगों ने कहा, आप जैसे हक गो यानी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, यानी मसलिहत के शिकार हो जाते हैं। तो ये 370 के बारे में बहुत कम लोगों ने कहा सर। 370 का जो निर्णय है जी
उसमें एक बड़ा नुक्स है जी कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जी 370 उड़ गया, जी जेके कॉन्स्टिट्यूशन उड़ गई, जी और जो खास अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी जी 1956 में, जी वो बिना अमेंडमेंट प्रोसेस के उड़ गई। जी तो ये तो बिल्कुल गलत था। जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड होगी जी तो वो अमेंडमेंट प्रोसेस से होगी। जी एक छोटे से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 5 लाइन का ये नहीं कर सकता। जी ये इनको समझ में नहीं आई। जी जी। तो ये जो है प्रशांत भूषण साहब एक मशहूर वकील है, आप उनका ये कहना है कि जुडिशियस ब्राइबरी के हवाले से उन्होंने कुछ मिसालें भी दी थी, किस तरह से जो है ये हुकूमत जो है जजेस को जो है मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए ये कर रही है। तो इस पर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, जहां तक उनकी बातें हैं करप्शन की, जी मुझे पता नहीं, हम्म, और उनका मैं वकील भी हूं कोई कंटेम्प्ट केस में, जी पर करप्शन का चार्ज जो है जी सुप्रीम कोर्ट में, जी वो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। जी जो दिक्कत ये है जी कि कोर्ट बहुत बढ़ गया है, जी और जब असली मामला आते हैं उनके सामने जी तो बहुत इंस्टेंसेस हैं जी जो दिखाते हैं कि वो पीछे हो जाते हैं। जी। अच्छा सर, आपने जो मुकदमा लड़ा था बाबरी मस्जिद पे, उसमें जज साहिबान ने ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर जो है इन लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए, लेकिन कुछ सालों बाद ही जो है, और ये समझा गया था कि ये मुकदमा हो गया है, जो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा है मस्जिद के नाम पर, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन लिटिगेशन का एक सिलसिला शुरू हो गया। कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी इस मस्जिद पर जो है तो लिटिगेशन हो रहा है, इंटरटेन कर रही है, लोअर कोर्ट भी इंटरटेन कर रही है, हायर कोर्ट भी इंटरटेन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसको चैलेंज करते हुए उसको भी इंटरटेन किया गया। तो ये जो सिनेरियो है। देखिए, जब हम लोग ने बाबरी मस्जिद में जी बात की थी, जी हम लोग ने खास कहा था जी कि काशी हाँ और जो दूसरे हैं जी जी वो हम्म, बड़े डेंजर में है अगर ऐसी चीजें होंगी। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलंद आवाज में कहा जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है। जी अब ये मामले जब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जी सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर कहना चाहिए जी कि ये नहीं हो सकता, जी पर इतना दम सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जी जी। तो ये जो है एक और बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्रिमिनल एक्ट था, जजमेंट में आपके जो जजमेंट आपने जो दिलाया था, तो क्रिमिनल एक्ट था, तो क्रिमिनल एक्ट पे जो जो भी एक्टर्स थे दे गॉट स्कॉट फ्री, वो सब आजाद निकल गए हैं, छूट गए हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई यानी क्या कहते हैं उसको, उसका कोई वो नहीं लिया, रिव्यू नहीं लिया कि भाई ये कैसा हो गया करके। देखिए, जहां तक मेजर पॉलिटिशियंस थे जी तो वो तो गलत काम कर रहे थे, जी इसमें कोई शक नहीं है, जी पर क्रिमिनल केस जब आया जी और जब नारीमन साहब ने कहा जोड़ दो एक जगह, जी तो जहां तक मैंने देखा था, क्योंकि सीबीआई के साथ मैंने थोड़ा काम किया था इस जी पे, जी उनका केस मजबूत था। जी कैसे ये लोग सब जी कानून के फैसले में नहीं आए, जी ये बड़े दुख की बात है। जी। तो सर ये जो है एक ऐसा महसूस हो रहा है कि देयर इज समवॉट नेक्सस बिटवीन द लोअर जुडिशरी एंड ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, जिस तरह के भी वाकयात हो रहे हैं, जो भी डिसीजंस आ रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से ऐसा देखिए, महसूस होता, फील होता है? कोई नेक्सस की बात नहीं है हाँ इसमें। जी। नेक्सस माने कि बिल्कुल समझौता है। नहीं नहीं, समझौते की बात नहीं कर तो रहा मैं। जहां तक जितने केसेस हैं जी तो वो उसमें जो जोरदार काम करना था कानून को, जी जी अब देखिए एक डिक्टेटरशिप में जी कौन संभाल सकता है डिक्टेटर को? जी कोर्ट, जी मीडिया जी और सिविल सोसाइटी में एनजीओस। जी जी मोदी की गवर्नमेंट ने सबको ठंडा कर दिया है। जी जी तो हम लोग को आगे अगर बढ़ना है जी तो इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। जी सुप्रीम कोर्ट इतनी मजबूत नहीं है। जी जी। तो अब
जो ऐसी आपने जो एक पिक्चर खींचा है, जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की, तो इससे हम बाहर कैसा आ सकते हैं सर? अब देखिए, अगर जुडिशरी दम नहीं लगाती है जी और प्रेस पे हमला किया जाता है जी और एनजीओस के खिलाफ हमला किया जाता है, जी पॉलिटिशियंस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कहती है कि आइए हम आपको किसी तरह से फंसाएंगे, जी ये सब बातें पे जी हमको एक कैंपेन करनी पड़ेगी। जी कैसे होगी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, जी जी पर यह बहुत जरूरी है। जी ये इलेक्टेड डिक्टेटरशिप मोदी साहब की जी बढ़ती जाएगी। जी जी। तो अब इलेक्शन आने वाला है, अप्रैल और मई में इलेक्शन सिलेक्टेड फॉर द न्यू पार्लियामेंट। तो इसमें क्या आप जैसे जो कंसर्न लोग हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू टू देखिए जो देखिए इलेक्टेड? इलेक्शन की बातें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पे हैं, जी 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 और हम लोगों ने जब राजीव गांधी ने जी डेफेमेशन बिल किया, जी प्रेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला जी 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 कि वो रजिस्ट्रार जनरल बन जाएगा, जी जी तो बोफर्स की बात में प्रेस लग गई। जी ये जो दम है प्रेस में और एनजीओस में, जी जी ये मजबूत करना बहुत जरूरी है। जी जी। बट आप देख रहे हैं कि जो मेजर हमारा मीडिया का हिस्सा है, दे ऑलरेडी बॉट बाय द पावर्स। देखिए, जहां पर मीडिया है जी उस पे ऑलवेज दबाव रखा जाता था, थोड़ा बहुत, जी जी बट जितना दबाव अब डाला जा रहा है जी जी ये कभी देखा नहीं हमने। जी ये तो एक सिचुएशन ऐसी है जी जैसे इमरजेंसी में थी। जी जी जी। तो एक और बात आपने अपने एक पोस्ट में मुझे भेजी थी कि 2023 जो है में जो है परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज कंटिन्यूड, तो इस पर कुछ? लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है। हाँ जी जी अब आप स्टेट ऑफ यूपी को देखिए, जी इतनी गुंडा तरीके से चला रहे हैं जी जी कि सिर्फ माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम नहीं है, जी माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम बढ़ेगा, जी वो तो है, जी उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जी पर एक जो माहौल आ गया है कि हम डिक्टेटर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जी जी यूपी की गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा आगे चली गई है। जी मोदी साहब मीडिया अटेंशन लेते हैं, जी हमको समझ में नहीं आया ये कैसे करते हैं, जी और अब चंद्रचूड़ साहब भी मीडिया अटेंशन दे रहे हैं। जी जी ये जो है मीडिया को संभालना है, जी ग्रुप्स को संभालना है, पॉलिटिक्स को संभालना है। जी जी अब देखिए, रेड लगा दी उन्होंने सब एनजीओस पे जी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आपका थोड़ा प्रॉब्लम है। जी अरे ये चीजें हल किए जाती हैं, जी ऐसे नहीं, जी तानाशाही तरीके से नहीं। जी जी। बहुत शुक्रिया सालार डिजिटल से बात करने के लिए मोहतरम राजू धवन साहब। हम आपके ममनून और मशकूर है कि आपने इतना वक्त दिया और सब अहम इश्यूज पर जो है आपने हमसे बात की। बहुत शुक्रिया। इनायत से। हाँ, ये थे मोहतरम राजू धवन साहब, जो मुल्क के हमारे नामवर वकील हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमे में जो है ये हमारे जो है मुस्लिम फरीक के वकील रहे हैं, और 2022 की थी। उनका कहना है कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में जो जजमेंट आया था वो दो बुनियाद पर बिल्कुल गलत था। और दूसरी बात ये वो उनका ये भी कहना है कि उन्हें कुछ मायूसी ज़रूर हुई थी, और मौजूदा चंद्रचूड़ साहब मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, वो जो है संगी लाइन ले रहे हैं, और उसके तरफ भी इन्होंने इशारा किया। दूसरी बात ये कहा कि इस मुल्क में जो है एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप कायम हो गई है, और यूपी में गुंडागर्दी, गुंडा राज, यूपी की हुकूमत को या यूपी में जो हुक्मरानी हो रही है उसे उन्होंने गुंडा राज से तशबीह दी है। और कई बातों पर जो है ये रोशनी डालते हुए ये कहा कि जो नए क़वानीन जो पास किए गए हैं, 3 क्रिमिनल लॉस, यानी ताज़ीरी ख़वातीन जो ताज़ीरी क़वानीन जो थे 3 जो है अंग्रेज़ों के दौर में जो बनाए गए थे, उसको जो तब्दील किया गया और जिस तरह से उसका हिंदीनाइजेशन हो रहा है, उससे साउथ के इलाकों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उस पर भी कहा कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे जो है वो जो ताज़ीरी निज़ाम है, पिनल कोड का निज़ाम है, वो दरम बरम हो सकता है, ऊंचे नीचे हो सकता है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।